हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं सारे बच्चे। होप कि आप ठीक होंगे और आपने लास्ट के 2 वीडियोस को अच्छे से देख लिया होगा। तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड अलॉन्ग विद दिस इट इज़ कॉल्ड व्हाट, द सेंट्रल डॉगमा, है ना। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। चलो लेट्स स्टार्ट। टॉपिक इज कॉल्ड सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा, ये आपको पता ही होगा, है ना, कि जब आप सेंट्रल डॉगमा की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या है हमारे पास, समथिंग इज कॉल्ड व्हाट, द डीएनए। इसके बारे में मैंने कई 2 वीडियो से बात की हुई है। डीएनए क्या है। अब इस डीएनए से मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है आरएनए, और इसी आरएनए से मुझे बनाना है प्रोटीन्स। क्या बनाना है, प्रोटीन्स। अब मेरी बात ध्यान सुनना। तो हमारे पास है डीएनए, हमारे पास क्या है आरएनए, और हमारे पास क्या है प्रोटीन। और यही सीक्वेंस है सेंट्रल डॉगमा का कि डीएनए गिव राइज टू आरएनए, आरएनए गिव राइज टू व्हाट, प्रोटीन्स, है ना। अब मेरी बात ध्यान सुनना, यहाँ पे कैसा है कि डीएनए को भी क्या किया जाता है, आपस में डीएनए से डीएनए बनाया जाता है, ठीक है। तो जो सबसे पहली प्रोसेस होगी दैट इज डीएनए से डीएनए बनाने की, उसको हम कहेंगे रेप्लिकेशन। क्या कहेंगे हम लोग, रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन में जो एंजाइम यूज होने वाला है दैट एंजाइम इज कॉल्ड डीएनए पॉलीमरेज। क्या नाम रहेगा इसका, डीएनए पॉलीमरेज। याद रखिए, डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। वो आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट कौन सा रहेगा, डीएनए से क्या बनाना है, आरएनए। डीएनए से आरएनए बनाने वाली प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसक्रिप्शन। और ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है दिस इज कैरिड आउट बाय द एंजाइम, उस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। क्या रहेगा यहाँ पे, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। और जब प्रोटीन बनाने की प्रोसेस है उसको हम लोग कहते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसलेशन। तो बच्चों याद रखिएगा, डीएनए से आपका बना आरएनए, आरएनए से बना आपका प्रोटीन। तो डीएनए से जो आरएनए बनता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से जो प्रोटीन बनता है उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। क्लियर है। तो रेप्लिकेशन क्या होता है, रेप्लिकेशन डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये ट्रांसलेशन है, यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ने वाली है, यहाँ जरूरत पड़ने वाली है समथिंग कॉल्ड व्हाट, राइबोसोम्स की, है ना। बहुत ऑथेंटिक है, हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं इसको, है ना। तो डीएनए से रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन का ट्रांसलेशन। दिस इज द सेंट्रल डॉगमा which was given by, this thing was given by फ्रांसिस, इसका नाम था फ्रांसिस क्रिक। क्या नाम था बच्चों इसका, इसका नाम था फ्रांसिस क्रिक। आपने जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक का नाम सुना होगा। फ्रांसिस क्रिक ने क्या दिया था, सेंट्रल डॉगमा। अब सब जगह पे ये चीजें वैलिड नहीं होती हैं। कुछ वायरस ऐसे हैं बच्चों जहां पे क्या लागू होता है हमारा, रिवर्स सेंट्रल, क्या बात होता है यहाँ पे, रिवर्स सेंट्रल डॉगमा काम करता है। तो जहां पे रिवर्स सेंट्रल डॉगमा काम करता है वहां पे आपके पास डीएनए से आरएनए तो बनाया जाता है, लेकिन इस आरएनए से अगेन क्या बनाया जाता है, डीएनए बनाया जाता है। और आरएनए से क्या बनाया जाएगा, अगेन क्या बनाया जाएगा, प्रोटीन बनाया जाएगा, ठीक है। क्या बनाया जाएगा यहाँ पे, प्रोटीन्स बनाए जाएंगे। तो याद रखिएगा आपके पास क्या है यहाँ पे, सो डीएनए से बना आरएनए, आरएनए से बना प्रोटीन, बट आरएनए से एक चीज और बन रही है, अगेन डीएनए। तो जब डीएनए से आरएनए बन रहा था उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कर रहे थे, लेकिन जब आरएनए से डीएनए बन रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, वी कॉल दिस एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किस में देखने को मिलता है बच्चों, ये देखने को मिलता है हमको वायरसेस में, ठीक है। तो वायरसेस की अगर बात करते हैं तो वहां पे हमें आरएनए से क्या बनते दिखता है, डीएनए बनते दिखता है, एंड इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन विच वाज गिवन बाय टेमिन। इन साइंटिस्ट का नाम क्या था, टेमिन एंड बाल्टीमोर। 2 साइंटिस्ट थे, टेमिन एंड बाल्टीमोर। इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया था, रिवर्स सेंट्रल डॉगमा दिया था, जिसको हम लोग कहते हैं टैमिनिज्म भी कहते हैं,
ठीक बेटा। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन तो यही आती है कि सेंट्रल डॉगमा क्या है। तो सेंट्रल डॉगमा आपके पास ये रहा, पहले इसकी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। अब हम सबसे पहला टॉपिक चालू करते हैं, इसको हम कहते हैं डीएनए। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको कॉपी करिए। तो बच्चों अब सेंट्रल डॉगमा के बाद सबसे पहले अपन बात करते हैं कौन सा, डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो फटाफट टॉपिक डालते हैं अपने। टॉपिक रहेगा डीएनए रेप्लिकेशन। ध्यान से देखिएगा, डीएनए जो रेप्लिकेशन है बच्चों, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत मजा आने वाली इस पे, है ना। डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो होता है सेमी कंजर्वेटिव। कैसा होता है ये, सेमी कंजर्वेटिव। क्या मतलब होता है सेमी कंजर्वेटिव का, तो ध्यान से देखिएगा, आपके पास ये डीएनए का स्ट्रैंड है ना, ये डीएनए का स्ट्रैंड है। अब ये डीएनए का स्ट्रैंड जो है ये क्या करेगा, थोड़ा ओपन होगा। सीधे ये डीएनए का स्ट्रैंड क्या हुआ, ओपन हुआ, और ओपन होने के बाद इसमें क्या होगा, नए स्ट्रैंड बनेंगे। तो नया स्ट्रैंड जो बनेगा एक टूवर्ड्स जाएगा और एक क्या जाएगा, अवे जाएगा। तो बच्चों याद रखिएगा, जो आपने अभी डीएनए का स्ट्रैंड देखा है ये कौन सा है आपके पास, दिस इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड, दिस इज कॉल्ड द टेम्पलेट स्ट्रैंड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द टेम्पलेट स्ट्रैंड, है ना। तो ये टेम्पलेट रहा, ये टेम्पलेट रहा। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड कैसे काम किए हैं, टेम्पलेट काम किए हैं। और जो नया स्ट्रैंड बना है दैट नया स्ट्रैंड को हम क्या बोलेंगे, यहां बोलेंगे डॉटर स्ट्रैंड। क्या बोलेंगे हम इसको, डॉटर स्ट्रैंड कहेंगे, याद रखिएगा, है ना। तो आपके पास क्या रहा, टेम्पलेट स्ट्रैंड रहा, दूसरा कौन सा रहा आपके पास, डॉटर स्ट्रैंड रहा। अब बच्चों यही डीएनए का रेप्लिकेशन है कि आउट ऑफ टू स्ट्रैंड वन स्ट्रैंड इज कंजर्व्ड, इट इज गोइंग इनटू व्हाट, द डॉटर स्ट्रैंड, है ना। डॉटर स्ट्रैंड के साथ जाएगा और ये किसके साथ जाएगा, डॉटर स्ट्रैंड के साथ जाएगा। तो टेम्पलेट में से एक स्ट्रैंड हमेशा कैसा रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ये जो एक्सपेरिमेंट है डीएनए रेप्लिकेशन का, ये एक्सपेरिमेंट दिया था, सेमी कंजर्वेटिव है कि नहीं, ये दिया था आपके पास मैथ्यू मैसेल्सन नाम के साइंटिस्ट, एंड उनके साथ जिन काम किया था उसका नाम था फ्रैंकलिन स्टार्क, है ना। मैथ्यू मैसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टार्क ने क्या किया था, आपके पास डीएनए रेप्लिकेशन दिया था, जिन्होंने प्रूव किया था कि दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज व्हाट, सेमी कंजर्वेटिव। ये आपके नीट का क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, है ना। मैथ्यू मैसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टार्क ने क्या किया था, यहां पे ग्रो किया था ई कोलाई बैक्टीरिया को। किसको ग्रो किया था, ई कोलाई बैक्टीरिया को, दो मीडियम में। एक मीडियम का नाम लिया था इन्होंने NH4Cl, एक में लिया था नाइट्रोजन N14 वाला, और यहां पे दूसरे में लिया था N नाइट्रोजन 15 वाला। दिस आर बोथ आर व्हाट, आइसोटोप्स, नॉट द रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स। याद रखना, मैसेल्सन एंड स्टार्क ने जो आपके पास नाइट्रोजन लिया हुआ था वो नाइट्रोजन N14 N15 आइसोटोप्स थे, ना कि रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स। याद रखिएगा इस चीज को, है ना। तो ये कैसा स्ट्रैंड था, ये लाइट स्ट्रैंड है, लाइट आपका नाइट्रोजन है, और ये कैसा है आपके पास, हैवी नाइट्रोजन है। ठीक है, ये वाला पार्ट रहा आपके पास, क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मैसेल्सन स्टार्क के अलावा यहां पे एक और साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था टेलर। क्या नाम था इसका, टेलर नाम का साइंटिस्ट था। इस टेलर नाम के साइंटिस्ट ने भी सेम अटेम्प्ट किया बट इन प्लांट्स, है ना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने फैबा बीन्स पे काम किया, फैबा बीन्स पे काम किया, और फैबा बीन्स का साइंटिफिक नेम है आपके पास विसिया फैबा। याद रखिएगा, विसिया फैबा जो है ये फैबा बीन्स है। तो टेलर ने क्या यूटिलाइज किया, टेलर ने यूटिलाइज किया आपके पास रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। क्या किया इसने, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन करके इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। तो याद रखिएगा, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन किसने यूज किया, तो टेलर ने यूज किया। और आपके पास ई कोलाई को ग्रो करके आपके हैवी एंड लाइट आइसोटोप्स किसने यूज किए, मैसेल्सन एंड स्टार्क ने। तो अभी जो हम एक्सपेरिमेंट देखने जा रहे हैं बच्चों, वो एक्सपेरिमेंट किसका है, वो एक्सपेरिमेंट है आपका मैसेल्सन एंड स्टार्क एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो मैसेल्सन एंड स्टार्क एक्सपेरिमेंट जो है उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, ई कोलाई बैक्टीरिया को ग्रो किया। कहां पे किया इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को ग्रो, तो देखो, एक ये घर है जिसके पास क्या है, N14 है ना, और ये दूसरा घर है जिसके पास क्या है, N15 है। आपने इस मीडियम में क्या डाल के रखा है, नाइट्रोजन 15 वाला, और इस घर में किसका नाइट्रोजन रखा है, अपने 14 वाला। तो समझिए ये घर किसका है,
इस इकोलाई का, ये इकोलाई को कल्चर किया गया था। समझिए ये 3 क्या है आपके पास, इकोलाई बैक्टीरिया है। क्या आपके पास, इकोलाई बैक्टीरिया एंड इकोलाई बैक्टीरिया, बराबर है। और नीचे साइड में कौन है, तो नीचे साइड में आपके पास है ये वाले बैक्टीरिया जिनको मैंने कहाँ पे ग्रो किया हुआ है, इन इकोलाई बैक्टीरिया को मैंने ग्रो किया हुआ है आपके कौन से मीडियम में, N15 मीडियम में। ध्यान से सुनिएगा, है ना, N15 मीडियम में मैंने इन बैक्टीरिया को ग्रो किया हुआ है। अब इसमें जो डीएनए रहेगा दैट विल बी व्हाट योर, इसमें जो डीएनए रहेगा दैट विल बी व्हाट, N15 है ना, याद रखिएगा। इसके पास जो डीएनए रहेगा उसमें भी क्या रहेगा आपके पास, N15 और इनके पास जो डीएनए रहेगा ऊपर वालों के पास, उनके ऊपर वालों के पास क्या रहेगा, N14। तो याद रखिएगा मीडियम में क्या है इनके पास, मीडियम में इनके पास है N14, है ना। इसको क्या दिया गया है, N14 दिया गया है। और यहां पे जो मीडियम दिया गया है वो मीडियम किसका दिया गया है, यहां पे मीडियम दिया गया है आपको किसका, N15 का, है ना। तो याद रखिएगा यहां पे कौन सा मीडियम दिया गया है, N15 का। तो ये N15 मीडियम में रखे गए हैं और ऊपर वाले किस में रखे गए हैं आपके पास, N14 मीडियम में रखे गए हैं। अब चालू होता है एक्सपेरिमेंट। ये कौन सी प्लेट है, दिस इज नथिंग बट योर कल्चर प्लेट। कल्चर प्लेट है जिसमें आपने किसको ग्रो करके रखा हुआ, इकोलाई को आपने N14 में, और ये अभी क्या है आपके पास, कल्चर प्लेट है। इस कल्चर प्लेट में आपने किसको ग्रो करके रखा हुआ है, N14 इकोलाई को। तो अब करना क्या है, करना यह है कि आपको इस इकोलाई को जो आपके पास कौन सी है 15 वाली है, इसको कहां ट्रांसफर करना है, एक इकोलाई को लेना है और इसको ट्रांसफर करना है इनटू व्हाट, N14 मीडियम। तो सपोज करिए कि आपके पास घर किसका है, ये रहा घर, ये घर किसका था, N14 का, है ना। ये प्लेट किसकी थी, N14 की थी, है ना। और इसमें आपने क्या किया है, आपने एक N15 वाले इकोलाई को डाल दिया है। इसके पास जो डीएनए है अभी, वो डीएनए कौन सा है, इसके पास जो डीएनए है वो है अभी N15 और क्या है, N15 का। और उसको घर कौन सा मिला हुआ है, N14 का। तो हमें यही चीज देखनी है ना। तो सपोज करिए कि आपके पास क्या है, N14 का क्या है, यहाँ पे N14 का घर है और जो डीएनए आया है इकोलाई के अंदर कौन सा आया है, N15 का है। अब मुझे इस बैक्टीरिया को क्या करना है, डिवाइड कराना है। तो चलो अब मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि जो बैक्टीरिया डिवाइड होता है बेटा, ये बैक्टीरिया डिवाइड होता है एवरी 20 मिनट्स। 20 मिनट में एक बैक्टीरियल सेल क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, वेरी फास्ट, है ना, बीइंग प्रोकैरियोटिक। तो बच्चों अब यहां पे क्या होने वाला है, इस बैक्टीरिया के कितने सेल बनने वाले हैं, 2 सेल्स। सी दिस, ये बैक्टीरिया 1 और ये बैक्टीरिया 2। इसी कल्चर प्लेट में इसके कितने मिलेंगे, 20 मिनट बाद। 20 मिनट बाद इसकी कितनी कॉलोनी मिलेगी, 2 मिलेगी। तो 2 में क्या रहेगा, ये जो बैक्टीरिया मिला है, एक में क्या जाएगा इसके पास, ब्लैक कलर जो कि डिनोट करता है N14, और ये ब्लैक कलर जो डिनोट करता है आपके पास N14, बराबर है। अब मैं काम करता हूं 15 वाले को, ये क्या रहेगा आपके पास, सॉरी ये कौन सा रहेगा आपके पास, N15 है, और ये भी आपके पास क्या है, N15 है। घर किसका है, ये देखो, ये बैक्टीरिया डिवाइड हुआ, ये बैक्टीरिया डिवाइड हुआ इनटू 2 बैक्टीरिया। तो ये जो आपके पास डीएनए है, एक डीएनए ऊपर गया और डीएनए कहां गया, नीचे गया। अब जो घर है वो किसका है, ये घर है आपके पास किसका, ब्लू वाले का, है ना। ब्लू वाले का घर है तो स्टैंड कौन सा आ जाएगा, यहां आ जाएगा N14 और यहां पे भी क्या आ जाएगा, N14। कितने मिनट बाद देखा हमने, 20 मिनट बाद। तो मुझे यहां पता चलता है कि अगर मैं रेशियो लिखता हूं यहां बच्चों, तो यहां मुझे 14 कितने मिले फर्स्ट जनरेशन के बाद, तो 0 मिले। देखो इसमें कितना है, 14-15 है, इसमें भी क्या है, 14-15 है, कॉमा। अब मेरे पास कितने हुए, 14 और कितना हुआ, 15 हुआ। तो मुझे कितने मिले यहाँ पे, 100%। 100% मुझे क्या मिला है, हाइब्रिड। यहाँ पे क्या मिला है मुझे, हाइब्रिड मिला है। मिला कि नहीं मिला, ये बैक्टीरिया डिवाइड हुआ 2 बैक्टीरिया में और मुझे क्या मिला है, N14 N15, मुझे क्या मिला है, N14 N15। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब यहाँ पे क्या रहेगा, 15 कितना मिला है, तो 15 मुझे मिला है 0%। और ये 14 में क्या मिला, 0%। ये कौन सी जनरेशन थी, दिस वन इज योर फर्स्ट जनरेशन, दिस इज द फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, जहां पे आपके पास हाइब्रिड क्या मिला है, 100%, है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन कितने मिनट बाद, तो बच्चों अब नेक्स्ट बात करेंगे हम कितने मिनट बाद, 40 मिनट बाद। अब हम कौन सी जनरेशन देख रहे हैं, सेकेंड जनरेशन।
यहाँ पे हम देख रहे हैं सेकेंड जनरेशन। तो सेकेंड जनरेशन में आपके पास इस बैक्टीरिया के कितने बैक्टीरिया बनेंगे, 2 बैक्टीरिया बनेंगे, ये 1 बैक्टीरिया और ये 2 बैक्टीरिया। इधर पे कितने बैक्टीरिया बनेंगे आपके पास, 1 बैक्टीरिया और कितने बनेंगे यहाँ पे 2 बैक्टीरिया। इसके 2 बैक्टीरिया बने, है ना, बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है। इसके पास कौन सा जाएगा, एक जाएगा ब्लैक और एक कौन सा जाएगा आपके पास ब्लू, हाँ या ना। घर किसका था, ब्लू वाले का था, तो ब्लू वाला यहाँ पे चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, एक हो जाएगा आपके पास ब्लू वाला जो कि क्या था N14 था, यहाँ पे क्या था आपके पास N14 है। और यहाँ पे दूसरा जो ब्लैक वाला है दैट इज व्हाट योर N कौन सा है 15 है ना, ये कौन सा N15 है। और यहाँ पे ब्लू वाला था, ब्लू वाले के साथ कौन चला जाएगा आपके पास, ब्लू वाले के साथ चला जाएगा यहाँ पे कौन सा ब्लू वाला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, दिस विल बी व्हाट N14, क्या हो जाएगा यहाँ पे N14 और दूसरा क्या हो जाएगा N14। यहाँ पे भी क्या चला जाएगा आपके पास, एक ब्लू जाएगा, एक क्या जाएगा आपके पास ब्लैक जाएगा, है ना। इसके साथ भी कौन जाएगा, ब्लू जाने वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपके पास N15 और एक क्या हो जाएगा आपके पास N14। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास N14 और यहाँ पे आ जाएंगे N14। क्लियर है। तो कितने जनरेशन बाद मिले मुझे, सेकंड जनरेशन मिला है। सेकंड जनरेशन में मुझे 14 कितने मिले हैं, 14 मुझे मिले हैं 2, है ना। 14 कितने मिले हैं मुझे, तो अगेन 2। उसके बाद 15 कितना मिला है मुझे, 15 मिला है मुझे 0। तो 2 मतलब कितना हो गया 1:1 हो गया। तो कितना परसेंट रहा, 50% आपके पास क्या आ गया 14 एंड 50% आपके पास क्या आ गया आपके पास 14 तो ये कौन सा हो गया आपके पास, कौन सी जनरेशन हो गई, सेकेंड जनरेशन। ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं कि ये अब भी क्या करेंगे हम लोग, इसका कितना मिनट करेंगे, इसका मिनट करेंगे हम लोग 60 मिनट। अब 60 मिनट में कितने जनरेशन, दिस इज द थर्ड जनरेशन। तो याद रखिएगा कौन सी जनरेशन है ये थर्ड जनरेशन है। थर्ड जनरेशन में कितने बैक्टीरिया बनेंगे, तो यहाँ बनेगा 1, यहाँ बनेगा 2, फिर यहाँ बनेगा 3, फिर यहाँ बनेगा 4। 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। यहाँ पे कितने बनेंगे 1, यहाँ पे कितने बनेंगे 2, यहाँ बनेंगे 3 और यहाँ पे बनेंगे 4। अब मुझे पता है कितने ब्लू है मेरे पास, तो मेरे पास ब्लू है 3, 1 2 3 ब्लू है। और ब्लैक वाला कौन सा चला गया, ये चला गया। तो मुझे पता है ये ब्लैक वाला कौन सा है, ये मेरे लिए 15 है। दिस वन इज नथिंग बट माई N15। अब नेक्स्ट बात करते हैं ब्लू वाला है, तो इसके पास ब्लू वाले के पास क्या गया N14 है ना। इसके पास भी क्या चला गया 14, इसके पास भी क्या चला गया 14 और ऊपर क्या रहेगा N14 और N15 हो गया। ऊपर में यहाँ पे कितने भी हैं, 1 2 3 है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे 3 है और सबसे ऊपर कौन सा रखा हुआ है ब्लैक। तो याद रखिए कौन सा है, ये 15 वाला है। दिस वन इज व्हाट N15। तो साथ में कौन सा जाने वाला है इनके पास, कौन गया है इनके पास N14 गया है। तो इनके पास भी क्या जाएगा N14 जाएगा। इसके पास भी क्या जाएगा N14 जाएगा, N14 जाएगा। इसके पास भी क्या जाएगा 14 और 14 जाएगा। ठीक है। तो हमें कितने 14 मिले, तो चलो इसको भी कर लेते हैं। तो हमें कितने 14 मिले, तो देखो 1 2 3 4 5 6 हमें क्या मिले हैं 14 मिले। उसके बाद फिर हमें 14 कितने मिले हैं, तो 14 मिले हैं, दैट इज व्हाट योर 2। उसके बाद 15 कितना मिला है, तो 15 मिला है 0। तो इसको 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 3:1 बन रहा है। 3:1 बन रहा है मतलब कितना परसेंट हो रहा है 75% ये हो रहा है, 75% ये हो रहा है और कहीं ना कहीं आपके पास 25% ये हो रहा है और कहीं ना कहीं 0% ये हो रहा है। तो याद रखिए कौन सी जनरेशन है ये, दिस वन इज नथिंग बट योर थर्ड जनरेशन ऑफ 60 मिनट। अब नेक्स्ट जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन पूछती है कि बताओ बच्चों 80 मिनट में क्या होगा। हम इसमें बताना क्या चाह रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये दो ब्लैक कलर के जो 15 वाले सेगमेंट थे आपके पास डीएनए के, ये दोनों डीएनए में दोनों सेल में गए। अभी भी ब्लैक दिख रहा है, अभी भी यहाँ ब्लैक दिख रहा है, यहाँ पे भी क्या दिख रहा है ब्लैक दिख रहा है, यहाँ पे भी ब्लैक दिख रहा है, फिर यहाँ पे भी ब्लैक दिख रहा है, यहाँ पे भी ब्लैक दिख रहा है। मतलब वो दोनों स्ट्रैंड जो थे वो आपस में क्या है कंजर्व्ड हैं अलग अलग बैक्टीरिया के अंदर। अब जो नेक्स्ट बात आती है बच्चों, आती है आपके पास 80 मिनट के बाद। तो चलो 80 मिनट वाला देख लेते हैं। 80 मिनट में कौन सी जनरेशन हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी 4th जनरेशन, यहाँ पे हो जाएगा 4th जनरेशन। और ये वाला जो हो जाएगा बेटा कौन सा हो जाएगा, दिस वाज द 1st जनरेशन,
है ना। ये वाला कौन सी थी, फर्स्ट जनरेशन थी, ये सेकंड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन। अब जो करने वाले कौन सी जनरेशन है, वो फोर्थ जनरेशन है। फोर्थ जनरेशन में 1 2 3 4, 4 बैटरी कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। इधर भी कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये बैक्टीरिया हो गए। अब ये 4 बैक्टीरिया के 8 हो गया। ब्लू गिरो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हम क्या करते हैं, ब्लू ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, और एक क्या बचा है हमारे पास, ब्लैक, है ना। अब इस साइड भी क्या रहेगा, इधर भी कितने रहेंगे, 2 4 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7, है कि नहीं है। अब यहां पे जो रहेगा कौन सा रहेगा आपके पास, यहां पे सबके पास क्या रहेंगे, ब्लू 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 ब्लू, है ना। इसके पास भी क्या आ जाएगा, ब्लू ब्लू, क्योंकि घर किसका था, ब्लू का था, तो सबको क्या मिलेगा, ब्लू मिलेगा। और ऊपर क्या रहेगा, एक ब्लैक, और उसके साथ क्या आ जाएगा, ब्लू, बराबर है। तो अब मेरी बात ध्यान सुनना, अगर मैं इसका रेशियो लिखता हूं, याद ध्यान सुनेगा, यहां मैं बोलता हूं कि यहां पे क्या है, यहां पे मेरे पास एक 15 है और एक क्या है 14 है। यहां पे भी क्या है 15 है और क्या है 14 है, बाकी सब में क्या है 14 है। बराबर है। तो ये आपके पास जो क्या हो गया, आपके पास तो कितने 14 वाले हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो याद रखिएगा मेरे पास 14 वाले कितने आए हैं, 14 वाले आए हैं टोटल 14, है ना। और उसके साथ मुझे रेशो में यहाँ पे 15 वाले कितने आए हैं, तो मुझे आए हैं यहाँ पे 2, और इस 2 में अगर मैं देख रहा हूं तो यहाँ पे क्या होगा 14 सॉरी कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएंगे 15 तो 15 वाला कितना आया है, दैट इज व्हाट 0। तो याद रखिए 15 हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो जो रेशो आया कौन सा है बेटा, एक आया हमारे पास 14:2:0 आया है। तो याद रखिए कौन सा पार्ट है, ये पार्ट कोई और नहीं, आपके पास 15 और क्या है 15 है, जो कितने मिले मुझे 0 मिला है, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। तो याद रखना रेशो क्या बना है, रेशो बना है 7:1:0। ये कितने मिनट बाद है, ये 80 मिनट बाद है। ये क्वेश्चन किसने पूछा हुआ है, एनसीईआरटी ने पूछा हुआ है कि कैसा बनेगा ये। तो याद रखिएगा इसका परसेंटेज कितना आएगा, तो इसका 8/7 और 1/8, तो कितना हो जाएगा, नियर अबाउट व्हाट 87.5%, और जो 1 है वो कितना हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपके पास कितना हो जाएगा 12.5%, और ये कितना है 0%। तो याद रखिएगा आपके पास जो रेशो बना है वो कितने का बना है 87.5:12.5:0, है ना। ये वाले कौन से हैं आपके, ये वाले आपके पास 14, ये वाला कौन से आपके पास 14, और ये वाला कौन से आपके पास 15, ठीक है। तो पहले जनरेशन में आपने इस ब्लैक कलर वाले बैक्टीरिया को डिवाइड किया, तो उसका दोनों डीएनए दोनों स्ट्रैंड में, दोनों डॉटर सेल्स में चला गया। जहां पे एक स्ट्रैंड कैसा था, यहाँ पे कंजर्व था। फिर यहाँ पे क्या हुआ, अब आपके पास हर जनरेशन में ये ब्लैक वाला गया है, ये ब्लैक वाला यहाँ भी है, ये ब्लैक वाला यहाँ पे भी है, ये ब्लैक वाला यहाँ पे भी है, और ये ब्लैक वाला यहाँ पे भी है। उसके बाद फिर ये वाला ब्लैक वाला यहाँ पे भी गया है, यहाँ पे भी गया है, और यहाँ पे भी गया है, और लास्ट में मतलब चलता ही रहेगा। मतलब आउट ऑफ 2 स्ट्रैंड अगर देख रहे हो तो एक स्ट्रैंड एक डॉटर सेल्स में क्या है, कंजर्व्ड है। इसीलिए हमने इसको क्या बोला हुआ है, इसको हमने बोला है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए। अगर इसको हम डेंसिटी के हिसाब से देखें, क्योंकि ये जो मेसलसन का एक्सपेरिमेंट किया गया था ये कैसा था, डेंसिटी ग्रेडियंट, क्या था यहाँ पे, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, क्या था यहाँ पे, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इस चीज को समझिए कैसा होता है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। इसके लिए जो केमिकल यूज किया गया था दैट वाज योर सीजियम क्लोराइड। क्या यूज किया था इन्होंने, सीजियम क्लोराइड यूज किया था। अब कैसे किया था ध्यान सुनो, तो एक टेस्ट ट्यूब है आपके पास, टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में जब आप क्या करोगे, रेशो देखोगे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमारे पास जो हैवी आइसोटोप होगा वो हैवी आइसोटोप यहां दिखेगा, दिस इज कॉल्ड द 15
और 15। जो लाइट वाले होंगे वो कहाँ दिखेंगे, ऊपर, दैट इज व्हाट योर 14। जो इन बिटवीन होंगे वो क्या दिखेंगे, यहाँ पे दिखेंगे आपके पास 15 और ऊपर क्या दिखेगा आपके पास 14। तो यहाँ क्या है 14 और यहाँ क्या है 15 है, यहाँ 15 है और यहाँ कितना है 15 है, बराबर है। अब हमें क्या करना है 20, 40, 60 और 80 मिनट, है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले अपने को देखना है 20 मिनट बाद, फिर कितने मिनट बाद देखना है 40 मिनट बाद, फिर कितने मिनट बाद देखना है 60 मिनट बाद और उसके बाद देखना है हमको 80 मिनट बाद। तो याद रखना है कौन सा मिनट है ये 20, 40, 60 और 80। ये 20 मिनट बाद है, ये 40 मिनट बाद है, ये 60 मिनट बाद है और ये 80 मिनट बाद है, ठीक है। ये मिनट्स है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। तो बच्चों याद रखिएगा, सबसे पहले जब 20 मिनट बाद मैंने देखा तो मुझे क्या दिखा है, 20 मिनट बाद मुझे 100% क्या दिखे हैं, हाइब्रिड। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास 100% क्या आए हैं, हाइब्रिड आए हैं। यहाँ पे क्या है, एक 15 आया है और यहाँ पे कौन आया है आपके पास 15 आया है, 14, 15 आया है। तो यहाँ पे क्या हुआ है 100% क्या है, यहाँ पे हाइब्रिड है। 100% क्या है, हाइब्रिड, दैट इज व्हाट 14 और 15 है। उसके बाद ये कितना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी क्या है, कुछ भी नहीं है, बराबर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब 40 मिनट बाद। तो 40 मिनट में जब हम लोग इस टेस्ट ट्यूब को देख रहे हैं तो इस टेस्ट ट्यूब में हमें कहीं ना कहीं क्या दिख रहा है 40 मिनट। तो आ जाओ इस पे, कौन सा मिनट 40 मिनट पे, तो हमें क्या मिलने वाला है 50-50%। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 14 और यहाँ पे कौन आ जाएगा 15, है ना। ये कितना परसेंट हो जाएगा, ये 14 है और ये 15 है, ये हो जाएगा आपके पास 14, 15 हो जाएगा कितना 50%। और ऊपर साइड में क्या हो जाएगा 14, 14, ये कौन सा हो जाएगा 14 और 14। तो याद रखिए 15, 15 भी क्या 14, 15 कितना है, यहाँ पे 50% है एंड 14, 14 भी कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ 50% है। तो इस चीज़ को अच्छे से याद रखनी है ना, ये वाला बन गया। अब उसके बाद यहाँ पे 15, 15 कितना है, अभी भी कितना है 0 है, समझिए बात को, है ना अच्छे से। अब नेक्स्ट पोर्शन जो आ जाएगा अगेन कितने मिनट बाद, 60 मिनट बाद। तो जब आप 60 मिनट बाद देखोगे तो आपको क्या मिलने वाला है 15, 15, तो अभी भी 0 है। देखो 60 मिनट बाद क्या आपके पास 15, 15 अगेन 0 है ना। ये कितना परसेंट है आपके पास, तो याद रखिएगा यहाँ पे रहा 14, 14, ये रहा 14 और साथ में क्या रहा आपके पास 15 रहा। तो याद रखिएगा जो 14, 15 है वो कितना परसेंट आया था हमारे पास, यहाँ पे 14, 15 आया था 25%, है ना। और जो 14, 14 आया है कहीं ना कहीं कितना आया है 14, 14 आया है, वो आया है 75%, है ना। नेक्स्ट आता है आपके पास कौन सा 80 मिनट बाद। तो जब हमने 80 मिनट बाद देखा तो 80 मिनट बाद देखने के बाद हमें पता चलता है कि अगेन 15, 15 तो अगेन 0 ही रहने वाला है। अब यहाँ पे क्या है आपके पास, ये 14, 14 हो गया और नीचे क्या हो गया आपके पास 14 और उसके नीचे क्या हो गया आपके पास 15 हो गया। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या आपके पास, यहाँ पे 15 है, ठीक है। ये वाला केस हो गया। अब इस केस में कैसा है 80 मिनट बाद, ये आपके नीट का क्वेश्चन है, क्या होगा। तो 80 मिनट बाद आपके पास जो 14, 14 है वो आएंगे 87.5%, है ना। और जो आपके पास क्या है 14, 15 है, क्या आपके पास 14 और 15 है, वो आएगा आपके पास कितना 12.5%। तो ये इसको प्लीज क्या करना है अपने को याद रखना है, ये टेक्स्ट बुक ने क्वेश्चन हमसे पूछा है ना। और ये कौन है आपके पास 15, 15 है जो कि हमेशा कितना है 0 है ना। 15, 15 है जो कि हमेशा कितना है 0। यहाँ पे भी 15, 15 कितना है 0, यहाँ पे भी 15, 15 कितना है 0, यहाँ पे भी 15, 15 कितना है 0, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को। तो ये समझ में आता है कि ये कौन सी जनरेशन थी, फर्स्ट जनरेशन, ये कौन सी जनरेशन थी सेकंड जनरेशन, ये कौन सी जनरेशन थी थर्ड जनरेशन, ये कौन सी जनरेशन आपके पास फोर्थ जनरेशन, है ना। 20, 40, 60 और 80 मिनट में आपने क्या देखा है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसने किसने किया था, मेसेल्सन एंड स्टार्क ने किया था। मेसेल्सन एंड स्टार्क ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो इसमें इनका कहना एक ही चीज था कि आपके जो 2 डीएनए स्ट्रैंड होते हैं, देख रहे हैं ये, अगर आपके पास ये 2 डीएनए के स्ट्रैंड है तो कहीं ना कहीं इन दोनों स्ट्रैंड में से आपके पास क्या जाएगा, एक स्ट्रैंड आपके किस में जाएगा, डॉटर में जाएगा, दूसरा किस में जाएगा, डॉटर में जाएगा, लेकिन बोथ द स्ट्रैंड्स आर व्हाट कंजर्व्ड, है ना। हर जनरेशन में आपको ये डीएनए जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है।
तो ये बताता है कि दिस इज कॉल्ड द डीएनए रेप्लिकेशन, जो कि कैसा है, सेमी कंजर्व है। मतलब कि एक पेरेंटल स्ट्रैंड के साथ कौन जाएगा, एक डॉटर, दूसरे पेरेंटल के साथ कौन जाएगा, दूसरा डॉटर। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्होंने क्या किया, आपके पास लाइट एंड हैवी आइसोटोप्स यूज करने के बाद मेसेल्सन स्टार्क एक्सपेरिमेंट ने क्या किया, पूरा मतलब सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए को डिस्कस किया है। अब जो हम देखने वाले हैं दैट इज कॉल्ड द मशीनरी ऑफ व्हाट, डीएनए रेप्लिकेशन। ये सिर्फ एक छोटा सा आउटर व्यू था कि आपने जो डीएनए रेप्लिकेशन है वहां पे एक बैक्टीरिया जब दूसरे बैक्टीरिया में टूटता है तो उसका, जैसे अब ये वाले बैक्टीरिया को देखो, इस बैक्टीरिया में एक ब्लू था तो यहाँ एक ब्लू है, यहाँ एक ब्लैक था तो यहाँ ब्लैक है। घर किसका था, घर किसका था, N14 का था, तो हमेशा ज्यादा ज्यादा किसका आएगा, 14 का ही आएगा। लेकिन वहां पे पूरे घर में एक कौन आया था, वो आया था आपके पास 15 और यहाँ आया था 15। तो हर जनरेशन में क्या है, 14 15, यहाँ भी 2 हैं। फिर 14 15 कहाँ पे है, यहाँ पे भी 2 हैं। यहाँ 15 15 कितने, 14 15 कितने हैं, यहाँ पे भी 2 हैं। तो कहने पता यहाँ पे कितना था, 100%। पहले जनरेशन में 100% मिला मुझे हाइब्रिड, है ना। तो हाइब्रिड यहाँ पे क्या, देखो हाइब्रिड धीरे धीरे कम हो जाएगा। 100 था, फिर 50 हुआ, फिर कितना 25 हुआ और लास्ट में कितना हो गया है, 12.5% हो गया है। और धीरे धीरे बढ़ेगा कौन, धीरे धीरे बढ़ेगा पेरेंटल। पहले 0% था, फिर 50% आया, फिर उसके बाद कितना है, 75% आया, अब कितना है, 87.5% है। तो याद रखिएगा सारे जनरेशंस के आपको क्या करने हैं, परसेंटेज याद रखने हैं, ठीक है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो आप इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, एक बार अच्छे से देखिए, आप एनसीईआरटी को भी एक बार रीड कर लिए। याद रखिएगा कि आपके पास सीजियम क्लोराइड है, क्या है इसका नाम, इसका नाम है सीजियम क्लोराइड, है ना। This cesium chloride was used in what density gradient centrifugation given by Messelson and Stark। जल्दी से आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं इसमें मशीनरी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अभी हमने मेसेल्सन एंड स्टार्क एक्सपेरिमेंट देख लिया। हमने ये भी देखा कि मेसेल्सन स्टार्क एक्सपेरिमेंट में उन्होंने हैवी आइसोटोप एंड लाइट आइसोटोप यूज किए थे, किसके, नाइट्रोजन के। N14 वाज लाइट एंड N15 वाज व्हाट, हैवी। उन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज नहीं किए थे, जबकि आपके पास जो टेलर था जिन्होंने क्या यूज किया था, आपके पास थाइमिडीन यूज किया था, एंड दैट थाइमिडीन वाज रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। इस चीज पे याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन बना हुआ है। टेलर ने किस पे काम किया था, तो फेवाबीन्स पे काम किया था, और मेसेल्सन स्टार्क ने किस पे काम किया था, तो उन्होंने किया था N14 और N15 पे। बच्चों जो हम बात करने वाले हैं अभी, दैट इज द मशीनरी ऑफ व्हाट, रेप्लिकेशन। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। चलो टॉपिक डाल देते हैं अब, लेट्स डू इट, है ना। दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन मशीनरी। क्या बोलेंगे इसको, डीएनए रेप्लिकेशन मशीनरी, है ना। अब हमें क्या करना है, डीएनए की रेप्लिकेशन को समझना है कि ये प्रोसेस होती कैसे है। हमने तो ये बोल दिया कि N15 वाले डीएनए से N15 15 हो गया, 14 14 हो गया, लेकिन ये कैसे हुआ अब हम देखने वाले हैं। बच्चों डीएनए रेप्लिकेशन कहीं ना कहीं दोनों जगह पे है, चाहे वो प्रोकैरियोट्स में हो, चाहे वो प्रोकैरियोट्स में हो, चाहे वो यूकैरियोट्स में हो, है ना। लेकिन अब एक बात याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक डीएनए जो रेप्लिकेशन होता है बेटा, वो कहां पे होता है, साइटोप्लाज्म में, है ना। किसमें होता है ये, साइटोप्लाज्म में होता है। और यही चीज यूकैरियोटिक जो रेप्लिकेशन होता है बेटा, ये होता है आपके न्यूक्लियस में। कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। तो छोटी छोटी चीजें पकड़नी है अपने को, ठीक है। एक होगा साइटोप्लाज्म में और एक कहाँ होगा आपके पास, न्यूक्लियस में। प्रोकैरियोट्स के अंदर आपके पास एक एग्जांपल ले लेते हैं हमको, जिसको कहते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया जो है, उसके पास कहीं ना कहीं याद रखिएगा ये 20 मिनट में तो डिवाइड होता है। तो बेटा याद रखिए 20 मिनट डिवाइड होता है, ठीक है, लेकिन 18 मिनट में क्या करता है ये, 18 मिनट में क्या करता है ये, 200 मतलब 18 मिनट में क्या करता है, अपना पूरा रेप्लिकेशन कंप्लीट करता है। 18 मिनट में रेप्लिकेशन क्या करेगा, ये रेप्लिकेशन कंप्लीट करेगा, एंड ऑन एन एवरेज क्या करेगा ये, 2000 व्हाट बेस पेयर्स को क्या करेगा पर सेकेंड, एक सेकेंड में क्या करेगा ये ऐड ऑन करता है, ठीक है। तो ये बहुत फास्ट प्रोसेस है, याद रखिएगा 2000 बेस पेयर क्या करेगा ये ऐड करेगा पर सेकेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूकैरियोट्स के बारे में। तो यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन कहाँ चल रहा है, आपके न्यूक्लियस में चल रहा है। अब ये जो प्रोसेस है डीएनए रेप्लिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें क्या रहेगा, तो सीधी सी बात है बेटा, एस फेज। अगर आपको पता हो तो एस फेज ऑफ सेल साइकिल, है ना। जब आपने सेल साइकिल पढ़ा था तो
तो एस फेज ऑफ सेल साइकिल में क्या हुआ था, डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ था। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट पार्ट जो बात रहेगा आपके पास एस फेज के बाद कि डीएनए रेप्लिकेशन इज ऑलवेज व्हाट 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है, इट इज ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शंस। डीएनए रेप्लिकेशन कह दो या डीएनए डुप्लीकेशन कह दो, सब चीजें क्या होती हैं, सेम होती हैं, है ना। याद रखिएगा जब हम बात करते थे आपके पास रेप्लिकेशन के बारे में, तो आपका जो एस फेज हुआ करता था वो उस एस फेज में 2C का डीएनए कैसा हो जाता था, 4C हो जाता था, एंड 1C का डीएनए कैसा हो जाता था, 2C हो जाता था। तो ये जो 1C 2C मैं बता रहा हूं, ये किसके के रिस्पेक्ट में बता रहा हूं मैं, एस फेज के फॉर्म में, जहां पे आपके पास डीएनए गेट डबल बट क्रोमोसोम्स रिमेन सेम। आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा इस चीजों को। नेक्स्ट रहेगा बेटा, ये कैसी प्रोसेस है, दिस इज द एंजाइमेटिक प्रोसेस। डीएनए रेप्लिकेशन इज एंजाइमेटिक प्रोसेस है ना, याद रखिएगा। तो एंजाइमेटिक प्रोसेस की अगर बात करते हैं हम लोग, तो पहला एंजाइम कौन सा है, तो बच्चों सबसे पहला जो एंजाइम है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, उसका नाम है, बोलिए, डीएनए हेलिकेज। क्या नाम है इसका, डीएनए हेलिकेज, जो क्या करता है, अनजिपिंग करता है, अनजिपिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। डीएनए स्ट्रैंड को क्या करता है, अनजिप करता है, क्या ब्रेक करके, आपके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके, है ना। नेक्स्ट पार्ट आएगा, कौन सा रहेगा, दूसरा हमारे पास, जिसको हम कहेंगे SSBP, कॉल्ड सिंगल स्ट्रैंडेड व्हाट, बाइंडिंग प्रोटीन्स, है ना। कहीं ना कहीं इनका भी कुछ ना कुछ काम रहेगा। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करते हैं, जब डीएनए खुल रहा होता है तो वापस ना जुड़ जाए, तो प्रिवेंट व्हाट, एनेलिंग। इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट पार्ट जो बात आती है आपके पास, दिस इज कॉल्ड व्हाट, डीएनए टोपो आइसोमरेज। याद रखिएगा, डीएनए टोपो आइसोमरेज जो रहेगा, ये किसमें होता है, यूकैरियोट्स में। बात याद रखिएगा, इसको क्या बोलेंगे, कहां प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट्स में। और यही डीएनए गायरेज जो होता है, ये प्रेजेंट होता है आपके किसमें, प्रोकैरियोट्स में। ये प्रेजेंट होता है आपके प्रोकैरियोट्स के केस में। समझ में कि नहीं आया, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपके पास डीएनए टोपोआइसोमरेज यूकैरियोट्स में और डीएनए गायरेज किसमें रहेगा, आपके प्रोकैरियोट्स में। इन दोनों का काम क्या है बेटा, दे रिलीज व्हाट, दे रिलीज टेंशन व्हाट, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। याद रखिएगा, रेप्लिकेशन के टाइम पे जो भी टेंशन आता है उसको रिमूव कौन करता है, कहीं ना कहीं टोपोआइसोमरेज इन केस ऑफ यूकैरियोट्स एंड डीएनए गायरेज इन केस ऑफ व्हाट, प्रोकैरियोट्स। नेक्स्ट जो बात आती है बेटा, ये क्या है, तो याद रखिएगा, नेक्स्ट जो एंजाइम है उसको हम कहेंगे डीएनए डिपेंडेंट, क्या बोलेंगे उसको, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। The most important enzyme for replication is called DNA dependent DNA polymerase। इसमें कितने टाइप्स होते हैं, तो इसके 3 टाइप्स हैं, DNA polymerase 1, दूसरा कौन सा रहेगा, DNA polymerase 2, और तीसरा कौन सा रहेगा, दिस विल बी DNA polymerase 3। याद रखिएगा, इन तीनों में से जो है बेटा, आपके पास जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है, किसकी बात चल रही है यहाँ पे, डीएनए पॉलीमरेज 1 की जो बात चल रही है, इसको हम कहते हैं कॉरनबर्ग एंजाइम। क्या बोलते हैं इसको, कॉरनबर्ग एंजाइम, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है ना। डीएनए पॉलीमरेज 2, इसका ज्यादा फंक्शन तो नहीं है। अगर मान लो डीएनए पॉलीमरेज 1 और 2 क्या हो गया, यहाँ पे एब्सेंट हो जाएंगे, तो 1 और 3 एब्सेंट हो जाएंगे, कौन काम करेगा, डीएनए पॉलीमरेज 2 काम करेगा। अगर हम बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज 3 की, किसकी बात करते हैं हम लोग, डीएनए पॉलीमरेज 3 की, तो दिस इज द मेन एंजाइम ऑफ व्हाट, मेन एंजाइम ऑफ रेप्लिकेशन। तो याद रखिएगा, मेन एंजाइम ऑफ रेप्लिकेशन कौन है आपके पास, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज 3, है ना। और कॉरनबर्ग एंजाइम याद रखिएगा, इसको कहीं ना कहीं बेटा हम लोग रिपेयर एंजाइम भी कहते हैं। हम क्या बोलते हैं इसको, रिपेयर। जहां कहीं भी डीएनए क्या करना है, रिपेयर करना है, तो कौन करेगा, यही करेगा।
और रिपेयर का काम कौन कर सकता है? रिपेयर का काम डीएनए पॉलीमरेज 2 भी कर सकता है ना, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट एंजाइम कुछ और भी हैं, जैसे कि एक है आपके पास डीएनए लाइगेज। क्या है यहाँ पे? डीएनए लाइगेज। तो जहां कहीं भी डीएनए के फ्रेगमेंट बनेंगे उसको ज्वाइंट करने के लिए मॉलिक्यूलर ग्लू कौन होता है आपके पास? डीएनए लाइगेज होता है। इस चीज को भी क्या करना है, याद रखना है। कहीं ना कहीं आपके पास यहाँ पे क्या यूज होना है, थोड़े से आरएनए पॉलीमरेज भी यूज होंगे। ये कैसे काम करेगा मैं तुमको बताऊंगा, है ना। आरएनए पॉलीमरेज भी कहीं ना कहीं यूज होने वाले हैं, है ना। ये सारे एंजाइम कौन से आपके पास डीएनए रेप्लिकेशन की मशीनरी में यूज होने वाले हैं। तो याद रखिएगा, पर 18 मिनट क्या करता है रेप्लिकेशन, कौन करता है? आपका इकोलाई। 2000 बेस पेयर 1 सेकंड में क्या करता है, रखता है वो कौन? इकोलाई। आपके पास एस फेज ऑफ सेल साइकिल में क्या होता है? आपका डीएनए डबल होता है। डीएनए रेप्लिकेशन इज ऑलवेज व्हाट 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब मेरी बात ध्यान सुनना, डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट कैसे होता है ना, कौन उसको ठीक करता है? तो देखो यहाँ पे कैसा रहेगा, अगर मान लो बच्चों कि ये हमारे पास क्या है, डीएनए है। सपोज ये हमारे पास क्या है, डीएनए है। तो कहीं कहीं पे डीएनए क्या होता है, ओपन हो जाता है। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ कहीं कहीं पे डीएनए हमारा क्या हो जाता है, ओपन हो जाएगा। फिर ये क्लोज रहेगा, फिर क्या होगा, ओपन होगा, फिर ये क्लोज 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 ऐसा रहेगा। ठीक है, तो जब हमारा डीएनए क्या होता है, ओपन होता है, ध्यान सुनना। तो ये देखो ओपन हो गया, फिर ये क्या हुआ, क्लोज है, फिर क्या हुआ, ये ओपन हो गया, फिर क्या है, क्लोज है, फिर क्या हो गया, ये ओपन हो गया। तो कहीं ना कहीं आप ये देखो कि आपके पास जो ये वाला फ्रेगमेंट मिला हुआ है डीएनए का, इसी को हम क्या बोलते हैं, ORI। ये भी क्या है आपके पास, यहां से यहां तक क्या है बेटा, ORI, है ना। तो याद रखिएगा हमारे डीएनए में मल्टीपल ORIs होते हैं। याद रखिएगा यूकैरियोट्स में मल्टीपल क्या होते हैं, यहाँ पे ORI सीक्वेंस होते हैं, है ना। जबकि यही चीज आपके पास प्रोकैरियोट्स के केस में ओनली 1 ORI साइट। याद रखिएगा प्रोकैरियोट्स के केस में ओनली 1 ORI साइट होता है, जबकि यूकैरियोट्स के केस में क्या होता है, मल्टीपल ORI साइट्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, डीएनए जो 5 प्राइम से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 5 प्राइम 3 प्राइम हो जाएगा। तो ये दिस इज कॉल्ड नथिंग बट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या बोलेंगे हम इसको, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अगर बच्चों अगर मैं इस डीएनए को यहां से कट कर दूं, दिख रहा है ये, अगर डीएनए को मैं यहां से क्या कर दूं, मान लीजिए कट कर देता हूं, और कट करके आपको या क्या करता हूं मैं सामने दिखाता हूं। सी दिस, अगर इस डीएनए को ऐसा करके क्या कर दिया, खोल दिया जाए, तो कुछ ऐसा दिखेगा। क्या ये बात सही है? ध्यान से देखना, दिस इज द थिंग। ये डीएनए को मैंने लीनियर कर लिया और उसके बाद क्या बना दिया, ये बना दिया। ठीक है, ये वाला डीएनए हो गया। अब दूसरा स्ट्रैंड कैसा रहा, तो ये डीएनए रहा और ये उसका क्या रहा, स्ट्रैंड रहा। तो मैंने पहले वाले को कहा है, याद रखिएगा, पहले वाले को कहा है मैंने 5 प्राइम और इसको कहा है हमने 3 प्राइम। और यहाँ पे कौन सा प्राइम है, यहाँ पे आपके पास 5 प्राइम है और कौन सा प्राइम है आपके पास 3 प्राइम है। तो यहाँ ATCG बेस पेयर रूल हमने पढ़ा है, TAGC कितने बॉन्ड होंगे, 2 2 3 3 2 2 3 और 3। ये डीएनए अभी भी कॉइल्ड है, तो हाँ ये कॉइल्ड है। जो खुल गया है तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, यहां पे जो डीएनए को अनवाइंडिंग कर रहा है, याद रखिएगा अनजिपिंग इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, अनवाइंडिंग। और ये जो एंजाइम आपको दिख रहा है बेटा, इस एंजाइम का नाम है डीएनए हेली, क्या बोलेंगे इसको, डीएनए हेलिकेज। क्या बोलेंगे हम इसको, डीएनए हेलिकेज, जो क्या करता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या करेगा, ब्रेक करेगा, है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने वाला कौन है, कहीं ना कहीं डीएनए हेलिकेज है जो खोल रहा है। अब खोलने के बाद कभी कभी क्या हो सकता है, ये डीएनए वापस क्या हो सकता है, यहाँ पे ये डीएनए वापस क्या हो सकता है, चिपक सकता है। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज नथिंग बट योर SSBP विच प्रिवेंट व्हाट, एनिलिंग। याद रखिए ये कौन है, दिस इज SSBP कॉल्ड व्हाट, प्रिवेंट एनिलिंग। क्या बोले इसको, क्या प्रिवेंट करता है ये, एनिलिंग। वापस ये स्ट्रैंड जुड़ ना जाए उसको कौन रोकेगा, SSBP कॉल्ड सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, इट इज मेंशन हियर।
नेक्स्ट पार्ट याद रखिएगा, अब यहाँ पे जब ये डीएनए ओपन हो रहा होता है, ऐसे पकड़ के हम खींचेंगे तो यहाँ टेंशन आएगा, यहाँ टेंशन आएगा, तो ये टेंशन को भी क्या करना है, हमको रिमूव करना है। तो यहाँ पे क्या एक और एंजाइम है जो क्या करता है, टेंशन को रिमूव करता है। इस एंजाइम का नाम है, आपको पहले बता दिया गया है, टोपो आइसोमरेज। क्या बोला गया इसको, टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज क्या करेगा, टोपो आइसोमरेज कहीं ना कहीं जब डीएनए ओपन होता है तो जो स्ट्रैंड में क्या होता है, टेंशन क्रिएट होता है, उसको कट करके वापस जोड़ के क्या कर देगा, ठीक कर देगा। तो याद रखिएगा ये कौन है, नथिंग बट टोपो आइसोमरेज। उसके बाद हमने लिखा हुआ है कि डीएनए रेप्लिकेशन इज ऑलवेज व्हाट 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो देखो यहाँ पे कौन सा प्राइम है, यहाँ पे प्राइम है आपके पास 3 प्राइम, तो इसका उल्टा कौन लगेगा, तो उल्टा लगेगा यहाँ पे 5 प्राइम, है ना। अब यहाँ पे कौन सा प्राइम है आपके पास, यहाँ पे प्राइम है आपके पास 5 प्राइम, तो इसका उल्टा कौन सा लगेगा, यहाँ लगेगा 3 प्राइम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मेरे को पता है कि डीएनए रेप्लिकेशन कहां से कहां होता है, तो दिस इज व्हाट 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो चलो करते हैं इसको। लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन ऐसे ही स्टार्ट नहीं हो सकता, उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए हमें छोटे ऑलिगो सेगमेंट्स ऑफ क्या चाहिए, आरएनए चाहिए, जिसको हम क्या बोलेंगे, आरएनए प्राइमर्स। तो याद रखिएगा, दिस आरएनए पॉलीमरेज इज गोइंग टू सिंथेसाइज व्हाट, अ शॉर्ट strand of what, RNA primer. तो this is called what, RNA primer। ये ऑलिगो सेगमेंट ऑफ क्या होते हैं, आरएनए होते हैं, इनके बिना रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हो सकता। उसके बाद जो मेन रेप्लिकेशन एंजाइम था, जिसको हम कहते हैं रेप्लिकेज जो मेन एंजाइम होता है उसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज 3। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है वो मेन एंजाइम जो क्या करने वाला है, रेप्लिकेशन करने वाला है। तो ये जो आरएनए प्राइमर लग गया, उसके बाद यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज 3। तो ये क्या रहा, डीएनए पोल क्या गया, यहाँ पे 3 आ गया। अब क्या हो जाएगा, अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं रेप्लिकेशन में याद रखिएगा हमें डी कहीं ना कहीं क्या चाहिए होता है, कुछ सबस्ट्रेट चाहिए होता है, जैसे डीएनटीपीस, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स, है ना। कौन कौन से चाहिए होंगे, डीजीटीपी, डीसीटीपी, डीटीटीपी एंड डीएटीपी, है ना। ये सब कहाँ यूटिलाइज होने वाले हैं, यहाँ यूटिलाइज होंगे। अब जो नया स्ट्रैंड बन रहा होगा बेटा, वो नया स्ट्रैंड कैसे बन रहा होगा, तो नया स्ट्रैंड डीएनए का बन रहा होगा ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, और ये स्ट्रैंड जा रहा है अंदर की तरफ, और यहाँ क्या बनता जाएंगे, डबल बॉन्ड, है ना, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, है ना। अब लिखने की जरूरत नहीं कि ए कौन होगा टी कौन होगा, आपको सबको पता है। तो ये वाला जो आपके पास स्ट्रैंड अंदर की तरफ जा रहा है, इस स्ट्रैंड में कोई हर्डल्स नहीं है, एक ही आरएनए प्राइमर है, और आरएनए पॉलीमरेज उसको लेके कहाँ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, हाँ या ना। तो इस स्ट्रैंड को हम लोग क्या बोल देंगे, इस स्ट्रैंड को हम लोग कहेंगे लीडिंग, क्या बोलेंगे हम इसको कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड, और इसको हम कहते हैं कंटिन्यू, क्या बोलेंगे इसको, कंटिन्यू स्ट्रैंड भी कहते हैं। और याद रखिएगा यहाँ पे जो ऐड किए जा रहे हैं वो कौन है, डीएनटीपीज हैं। ये डीएनटीपीज का कैसा होता है, डुअल रोल होता है। क्या होता है यहाँ पे, डुअल रोल। पहला चीज तो यहाँ जैसे ये ए है तो यहाँ टी होगा, यहाँ सी है तो यहाँ जी होगा, यहाँ टी है तो यहाँ ए होगा। ऐसे करके क्या कर रहे हैं, डीएनटीपीज का पहला रोल है कहीं ना कहीं सबस्ट्रेट बनाना। क्या बनाना, सबस्ट्रेट बनाना, कि कहीं की डीएनए को जब नया डीएनए बनाना है तो क्या चाहिए होंगे, कहीं ना कहीं न्यूक्लियोटाइड चाहिए होंगे। तो ये न्यूक्लियोटाइड कौन से आपके पास, ये सबस्ट्रेट्स हैं, ये सबस्ट्रेट की तरह काम करेंगे। दूसरा जो है आपके पास, इसका रोल क्या है, इसका रोल है दूसरा एनर्जी, क्या यहाँ पे, एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन, है ना। पॉलीमराइजेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी कहाँ से आती है, डीएनटीपी से आती है। तो कहीं ना कहीं डीजीडीपी क्या हो जाएगा, डीजीएमपी बनाएगा, प्लस कितने फॉस्फेट देगा, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट देगा। और ये जो 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है किसका काम करेंगे, एनर्जी का, उसको यहाँ क्या हो जाएगा, डीसीएमपी हो जाएगा प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। फिर यहाँ हो जाएगा टीएमपी हो जाएगा प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और डी क्या हो जाएगा, एएमपी हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो याद रखिएगा जितने भी ये 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हैं
ये कहीं ना कहीं क्या प्रोवाइड करने वाले हैं इस रिएक्शन के लिए, एनर्जी। तो इस चीज को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की कि डीएनटीपीज क्या करते हैं, तो डीएनटीपीज एक्ट एज व्हाट, सबस्ट्रेट, एंड दे आल्सो एक्ट एज व्हाट, एनर्जी फॉर रेप्लिकेशन, है ना, याद रखिए, और पॉलीमराइजेशन। तो कहीं ना कहीं कंटिन्यूस स्ट्रैंड जो है वो आप इस जानते हो इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेप्लिकेशन, सारे बोलेंगे मेरे साथ, रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या बोलेंगे हम इसको, दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन फॉर्क, है ना। तो रेप्लिकेशन फॉर्क दिख रहा है ना ये थोड़ा सा। अब ये जो लीडिंग स्ट्रैंड है जो अंदर की तरफ जा रहा है, तो इट इज गोइंग टूवर्ड्स व्हाट, रेप्लिकेशन फॉर्क, है ना। तो याद रखिएगा ये कौन सा है आपके पास, लीडिंग स्ट्रैंड है जो कैसा जा रहा है, सीधा जा रहा है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। डीएनए क्या होता जाएगा, वहां से ओपन होता जाएगा और ये 5 प्राइम से किसकी तरफ जा रहा है, 3 प्राइम की तरफ चला जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ होने वाली है, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है बच्चों, डीएनए का रेप्लिकेशन ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, लेकिन यहां ऑलरेडी क्या है, 3 प्राइम है। तो क्या हो जाएगा, अब इसको भी करना है, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, बीच में आपको क्या लगेगा, एक आरएनए प्राइमर, फिर एक बीच में क्या लगेगा, आरएनए प्राइमर, फिर बीच में क्या लगेगा, एक आरएनए प्राइमर। यहां लगा था सिंगल आरएनए प्राइमर, यहां लगे हैं मोर देन 1 आरएनए प्राइमर। फिर यहां पे कौन आएगा, यहां आएगा एंजाइम जिसका नाम क्या है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज 3। और क्या करेगा वो, यहां से यहां तक बनाएगा डीएनए, फिर यहां से यहां तक बनाएगा डीएनए, फिर यहां से यहां तक बनाएगा डीएनए। तो कहीं ना कहीं ये वाला स्ट्रैंड कैसा था, लीडिंग था, इसको कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन ये वाला स्ट्रैंड कैसा है बेटा, ये स्ट्रैंड जो है, दिस स्ट्रैंड इज कॉल्ड व्हाट, द, क्या बोलेंगे हम इसको, ये लीडिंग था तो ये कैसा होगा, दिस इज नथिंग बट लैगिंग स्ट्रैंड। कौन सा स्ट्रैंड होगा ये, लैगिंग स्ट्रैंड होगा। अगर ये कंटिन्यू तो कैसा होगा, ये डिसकंटिन्यू होगा। कैसा होगा ये, डिसकंटिन्यू होगा। दिस इज गोइंग टूवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्क, एंड ये क्या हो रहा है, दिस इज गोइंग व्हाट, away from replication fork, away from replication fork। याद रहेगा, ये दोनों याद रखनी है, ये लीडिंग है, ये डिसकंटिन्यू है, गोइंग अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क, ये वाला, है ना। अब जो यहाँ पे जो डीएनए के सेगमेंट मिले हैं बच्चों हमको, ये कौन है हमारे पास, दिस इज नथिंग बट डीएनए फ्रेगमेंट्स। याद रखिए क्या है ये, डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं। और ये फ्रेगमेंट किसने दिया था, ये दिया था आपके एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था ओकाजाकी। क्या नाम था इसका, ओकाजाकी। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ओकाजाकी डीएनए फ्रेगमेंट्स। क्या यहाँ पे, ओकाजाकी डीएनए fragments, है ना। and now this DNA fragments are very much what in between they have what RNA primer, we have to remove this RNA primer। जब रेप्लिकेशन खत्म, अब देखो यहाँ पे जैसे जैसे ये खुलता चला जाएगा, यहाँ पे एक आरएनए प्राइमर लगेगा फिर बन जाएगा, एक आरएनए प्राइमर लगेगा फिर बन जाएगा। मतलब इस स्ट्रैंड में डीएनए जो बनने वाला है वो कैसा बनने वाला है, कहीं ना कहीं आपके शॉर्ट स्ट्रेच में बनने वाला है। तो शॉर्ट स्ट्रेच में जो डीएनए बन रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। बट अपने को ऐसा तो चलेगा नहीं, तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें इस आरएनए प्राइमर को हटाना पड़ेगा, क्योंकि डीएनए में आरएनए प्राइमर का होना मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं म्यूटेशन आने वाला है। तो हमें आरएनए प्राइमर को भी क्या करना है, यहाँ से रिमूव करना है। तब बेटा आरएनए प्राइमर को रिमूव करने के लिए जो एंजाइम आता है ना, याद रखिएगा उसका नाम है आरएनए प्राइमर को, आरएनए प्राइमर्स आर रिमूव्ड बाय एक ही है जिसका नाम है कॉरनबर्ग एंजाइम, जिसको हम लोग बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज 1। याद है, तो डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करेगा, आरएनए प्राइमर 1 का, आरएनए प्राइमर्स को भी क्या करता है, रिमूव करेगा, चाहे वो यहां से हो चाहे वो यहां से हो, है ना। तो दिस प्राइमर्स आर रिमूव्ड बाय, दिस आर नथिंग बट योर आरएनए, क्या है ये बेटा, प्राइमर्स हैं। तो इस प्राइमर्स को क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है बाय डीएनए पॉलीमरेज 1। और जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करेगा, आरएनए प्राइमर को यहां से हटाएगा, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंट स्ट्रेच आएंगे। अब ये गैप भी कौन फिल करेगा, तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, ये गैप फिलिंग भी करता है ना। यार बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है ये, गैप को भी फिल करेगा। जब यहाँ डीएनए बनाना होगा तो ये डीएनए बनाएगा कौन, ये भी कौन बनाएगा, डीएनए पॉलीमरेज 1, क्योंकि इसके पास कौन सी एक्टिविटी होती है, डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास कहीं ना कहीं एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है।
क्या होती है इसके पास, एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी, हमेशा डीएनए को टर्मिनल पे क्या कर सकता है, ये कट कर सकता है ना। तो गैप कौन फिल करेगा आरएनए प्राइमर हटाने के बाद, तो डीएनए पॉलीमरेज 1। आरएनए प्राइमर को कौन रिमूव करेगा, तो डीएनए पॉलीमरेज 1 है, जिसको हम कॉरेनबर्ग एंजाइम कहते हैं। लास्ट में यहाँ पे आता है कि जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट है, जब प्राइमर हटाने के बाद अब ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स थे उनको क्या करना है, जोड़ना है। तो अगर मैं कहता हूं कि ये ओकाजाकी क्या है, फ्रेगमेंट्स हैं, इनको जोड़ना है, तो इनको जोड़ने के लिए मुझे क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर ग्लू चाहिए। क्या चाहिए यहाँ पे, ग्लू चाहिए। इसी ग्लू को हम लोग बोलते हैं डीएनए लाइगेज। क्या बोलते हैं इसको, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है, किसमें किसमें, 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ क्या करता है, आपके पास जो डीएनए लाइगेज है वो क्या बनाएगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। याद रखिएगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट, द मॉलिक्यूलर ग्लू। इसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर ग्लू। किसको, डीएनए लाइगेज को। तो ये डीएनए आप याद रखिएगा, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर जॉइंड बाय व्हाट, आर जॉइंड बाय डीएनए लाइगेज। ऐसे करके क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, डीएनए लाइगेज क्या करेगा, जितने भी यहां पे आरएनए प्राइमर हटाए, उसके बाद क्या किया, डीएनए पॉलीमरेज 1 ने उसको फिल कर दिया। फिल करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा इनको इनके साथ क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम होने वाला है वहाँ पे, डीएनए लाइगेज। याद रखना, इस प्राइमर को यहाँ से हटाना है, प्राइमर को हटाएंगे तो गैप आ जाएगा, वो गैप कौन फिल करेगा, आपके पास डीएनए पॉलीमरेज 1। फिर ये भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यू बन जाएगा, ये भी कैसा हो जाएगा, कंटिन्यू बन जाएगा। क्योंकि अभी देखने से ये पता चल रहा है कि बीच बीच में आरएनए प्राइमर ज्यादा है। अगर मैं कहता हूं यहाँ पे कितने लीडिंग स्ट्रैंड में कितने आरएनए प्राइमर होते हैं, तो सिर्फ एक होता है। यही चीज लैगिंग स्ट्रैंड में कितने आरएनए प्राइमर होते हैं, तो यहाँ मोर देन 1 हो सकते हैं, है ना। ये कैसे जा रहा है, टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्क जा रहा है, ये कैसे जा रहा है, अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क जा रहा है। इसका मतलब डीएनए रेप्लिकेशन इज व्हाट, बाई डायरेक्शनल प्रोसेस। कैसे होने वाली है, दिस इज नथिंग बट बेटा बाई डायरेक्शनल। कैसे प्रोसेस है ये, बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है। ये दोनों डायरेक्शन में क्या करेगी, चलेगी, है ना। तो याद रखिएगा, डीएनए रेप्लिकेशन जो है कहीं ना कहीं आपके पास सेमी कंजर्वेटिव है ना। कैसा है यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन, कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव है। अब तुम बोलोगे सेमी कंजर्वेटिव क्यों, क्योंकि अगर मान लो लाइक अ फादर, तो जैसे मेरे दोनों स्ट्रैंड हैं, ये तो ये मेरा पेरेंटल स्ट्रैंड है, ये मेरा पेरेंटल स्ट्रैंड है। इस स्ट्रैंड के साथ दोनों दूसरा कौन चला गया, डॉटर चला गया। इस स्ट्रैंड के साथ दूसरी डॉटर चली गई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास ये कौन सा स्ट्रैंड है, दिस इज नथिंग बट योर पेरेंटल। ये कौन सा स्ट्रैंड है, ये पेरेंटल है। और ये कौन सा स्ट्रैंड है, डॉटर। ये भी कौन सा है आपके पास, दिस वन इज नथिंग बट योर पेरेंटल। ये पेरेंटल स्ट्रैंड है। तो ये वाला स्ट्रैंड कौन सा होगा, दिस वन बी व्हाट, कौन सा स्ट्रैंड है, ये डॉटर स्ट्रैंड है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए कहते हैं कि एक पेरेंट के साथ क्या जाएगी, एक डॉटर जाएगी। तो कहीं ना कहीं क्या होने वाला है, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन क्या होगा, फिर कंटिन्यू होगा। ये ऐसा खुलता चला जाएगा, खुलता चला जाएगा, खुल जाएगा। ये वाला स्ट्रैंड सीधे जाके यहाँ खत्म कर देगा, इसकी एक कॉपी बन जाएगी। और यहाँ पे क्या होता जाएगा, धीरे धीरे प्राइमर लगा के ये वाला स्ट्रैंड ऐसे खत्म कर देगा। इसकी कितनी कॉपी बन जाएंगी, 2 कॉपी बन जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप डीएनए के एक कॉपी से कितनी कॉपी बना रहे हो, 2 कॉपी बना रहे हो। और बॉडी के अंदर, दैट इज इन विवो, सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर कर रहे हो। तो ऐसे पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, डीएनए मशीनरी। तो डीएनए को अगर मान लो रेप्लिकेट करना है, तो फाइनली जो हमें डीएनए मिलेगा वो कैसा मिलेगा बच्चों, ध्यान सुनना। जो डीएनए हमें मिलेगा, ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड होंगे, जो आपको ब्लैक वाले दिख रहे हैं दोनों स्ट्रैंड, 5 प्राइम से 3 प्राइम। क्या है यहाँ पे, यहाँ पे आपके पास क्या है, 5 प्राइम से क्या है आपके पास 3 प्राइम है। और ये कौन सा प्राइम है, 5 प्राइम से क्या है 3 प्राइम है। एंड फाइनली याद रखिएगा, ये वाला जो स्ट्रैंड था ये कैसा गया था, 5 से 3 ऐसे गया था, है ना। ये कहां से गया था, 5 प्राइम से 3 प्राइम ऐसे गया था। और जो रिटर्न आ रहा है वो कौन सा है, याद रखिएगा, ये रिटर्न जो आ रहा है वो इधर से इधर आ रहा है, दैट इज व्हाट योर 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो हमें कितने स्ट्रैंड मिल गए डीएनए के, 2, मतलब एक डीएनए से कितने डीएनए मिल गए हमको, 2 डीएनए मिल गए। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो आपके पास केस है वो कैसा केस है कि आपके पास एक डीएनए से आपने कितने डीएनए बना लिए हैं, 2 डीएनए बना के रेडी कर लिए। तो एक डीएनए से 2 डीएनए बनाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं व्हाट, रेप्लिकेशन।
रेप्लिकेशन, ठीक है। तो आपने कितने डीएनए बना लिए हैं, 1 से 2 डीएनए, और डीएनए की कॉपी जो होती है डबलिंग होती है, द डबलिंग ऑफ डीएनए इज ऑकरिंग अंडर व्हाट, एज फेज ऑफ सेल साइकिल, है ना। कौन कौन से एंजाइम यूज हुए, तो देखो यहाँ पे हेलिकेज यूज हुआ, SSBP यूज हुआ, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज 3 यूज हुआ, आरएनए पॉलीमरेज आरएनए प्राइमर को लगाने के लिए यूज हुआ। उसके बाद ये क्या था आपके पास, डीएनए फॉर्क था। टोपोआइसोमरेज ने क्या रिलीज की, यहाँ से टेंशन रिलीज की जब अनवाइंडिंग हो रही थी। उसके बाद फिर आपके पास आ गए प्राइमेज, प्राइमर भी हटाने के लिए कौन आ गया आपके पास, कोरनबर्ग एंजाइम। गैप भी फिल किसने किया, कोरनबर्ग एंजाइम ने। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हुआ है, जो 2 डीएनए के फ्रेगमेंट थे उनको जोड़ने के लिए हमने क्या यूज किया है, कहीं ना कहीं डीएनए लाइगेज यूज किया है, ठीक है। तो दिस इज ऑल द मशीनरी ऑफ व्हाट, डीएनए रेप्लिकेशन। एक बार आप एनसीईआरटी उठाइए, उसके बाद उसको रीड करिए, आपको 110% क्या होने वाला है, आपको हर चीज़ें समझ में आने वाली हैं। एक बार इस बोर्ड को अच्छे से देखिए, कॉपी करिए, और कॉपी करने के बाद क्या करिए, मुझे कमेंट करिए कि कैसा आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए। ठीक है बच्चों, तो हमने अभी जो देखा दैट इज़ व्हाट योर डीएनए का रेप्लिकेशन देखा, पूरी उसकी मशीनरी देखी, है ना। तो इसके साथ हमारा डीएनए का जो पूरा एंटायर रेप्लिकेशन प्रोसेस है ये कंप्लीट होता है। एंड फाइनली हमने इससे ये सीखा, जो फर्स्ट प्रोसेस थी किसके अंदर, सेंट्रल डॉग्मा के अंदर रेप्लिकेशन वाली, वो हमारी पूरी हो चुकी है ना। अब हम मूव कर रहे हैं किसके तरफ, समथिंग कॉल्ड आरएनए। तो बच्चों हम हमेशा कहते हैं ना, हमारे टेक्स्ट बुक में टॉपिक भी है कि दैट द आरएनए वर्ल्ड, क्या बोला हुआ है, द आरएनए वर्ल्ड। इसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है कि आरएनए वर्ल्ड क्यों कहा गया है ना। आरएनए को वर्ल्ड क्यों कहा गया है, बिकॉज कहा जाता है बच्चों, जो कि सही भी है, कि आरएनए वाज फर्स्ट व्हाट, जेनेटिक, क्या यहाँ पे, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। याद रखिएगा, पहला जेनेटिक मटेरियल कौन था आपके पास, आरएनए था, दैट इज कॉल्ड राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब बच्चों क्यों इसको ऐसा कहा गया, पहला तो बच्चों ये आरएनए जो था बहुत ही ज़्यादा कैसा है, अनस्टेबल है ना। कैसा है ये, अनस्टेबल है। तो ये बहुत ही जल्दी क्या करता है, बहुत जल्दी म्यूटेशन शो करता है, हाई रेट ऑफ म्यूटेशन। क्या शो करता है, शोज व्हाट, हाई रेट ऑफ म्यूटेशंस। बहुत जल्दी क्या करता है, अपने आप को चेंज करता है ये, एज कंपेयर टू डीएनए, है ना। तो इसलिए क्या हुआ, यहाँ पे जो आरएनए है, आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, आरएनए वाज वेरी मच अनस्टेबल। याद है डीएनए के पास थायमिन होने की वजह से डीएनए वाज मोर स्टेबल, एंड आरएनए के पास क्या होता है, यूरेसिल होता है, इसलिए वहाँ पे कैसा होता है, दैट इज वेरी मच अनस्टेबल। अब याद रखिएगा डीएनए के पास थायमिन था तो वो स्टेबल है, इसके पास यूरेसिल है तो कैसा है, अनस्टेबल है। तो बच्चों पहली चीज़ तो ये मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। मेटाबॉलिज्म में क्या करेगा, ये हेल्प करेगा, कहीं ना कहीं स्प्लाइसिंग कराता है। जब हम लोग आपका ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे तब देखेंगे स्प्लाइसिंग क्या होती है ना। स्प्लाइसिंग भी कराता है, और कहीं ना कहीं क्या करता है, ये कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। कैसे काम करता है ये कैटलिस्ट, जैसे आपको जानते हो समथिंग कॉल्ड व्हाट, राइबोजाइम, है ना। राइबोजाइम की तरह भी काम कर रहा है ये। राइबोजाइम इज एन एंजाइम व्हिच एक्ट एज व्हाट, कैटलिस्ट। इसी की वजह से क्या होता है, एक स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ था। पहले कहा जाता था ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, लेकिन अब क्या कहा जाता है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम विच इज आरएनए। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा, राइबोजाइम इज द ओनली एंजाइम विच इज आरएनए। तो ये कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चंस नीट में पूछे जा सकते हैं, है ना। और कहीं ना कहीं क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म करेगा, स्प्लाइसिंग करेगा, कैटलिस्ट की तरह यूज होगा। ये सारे प्रोसेस किसके अंदर आ गए, आपके आरएनए के अंदर। नेक्स्ट कहीं ना कहीं ये कैसा होता है, आरएनए जो आपका होगा, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड कैसा होने वाला है ये, दिस इज व्हाट योर सिंगल स्ट्रैंडेड, है ना। कैसा होता है ये, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शंस भी हैं, कहीं कहीं पे आपको आरएनए कैसे मिलने वाला है, डबल स्ट्रैंडेड मिलने वाला है। अब यहाँ पे कुछ, जैसे यहाँ पे होता है जेनेटिक आरएनए, क्या होता है यहाँ पे, कुछ जेनेटिक आरएनए होता है। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, कुछ आपके पास मेटाबॉलिक आरएनए, क्या होता है यहाँ पे, मेटाबॉलिक आरएनए होता है ना। तो आपके पास जेनेटिक आरएनए और दूसरे कौन सा है, मेटाबॉलिक आरएनए। तो आपके पास जो आरएनए अलग टाइप के हैं, दैट इज व्हाट, नॉन जेनेटिक, उसमें सबसे पहला आरएनए आता है, इसको हम कहते हैं आरआरएनए। सारे बोलेंगे क्या हो रहेगा ये,
rRNA। अब rRNA की जब हम लोग बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। क्या बोलते हैं इसको? राइबोसोमल आरएनए, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। नेक्स्ट जो बात आती है वो कौन सी आती है? तो याद रखिएगा, राइबोसोमल आरएनए हमारे पास कितने टाइप्स के हैं? हमारे पास 2 टाइप के हैं। एक को हम कहते हैं 70S टाइप। क्या बोलते हैं इसको? एक को बोलते हैं 70S टाइप और एक को बोलते हैं 80S टाइप। याद रखिएगा इस चीज को, एक को बोलते हैं 70S टाइप, दूसरे को बोलते हैं 80S टाइप। ये जो S है दैट्स कॉल्ड व्हाट? स्वेडबर्ग यूनिट। याद रखिएगा इस चीज को। 70S राइबोसोम्स आर फाउंड इन व्हाट? प्रोकैरियोट्स। किसमें मिलता है मुझे बेटा? ये मिलता है प्रोकैरियोट्स में, है ना। प्रोकैरियोट्स में हमें क्या मिलते हैं यहाँ पे? 70S राइबोसोम्स। जबकि हमारे पास यूकैरियोट्स में हमें मिलता है कहीं ना कहीं 80S टाइप ऑफ राइबोसोम। अगर इस राइबोसोम का स्ट्रक्चर मैं बनाऊं तो कैसा लगेगा ये? इस राइबोसोम का स्ट्रक्चर ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे। ये कौन रहा आपके पास? द लार्जर डोम। दिस इज द लार्जर डोम ऑफ rRNA एंड दिस इज व्हाट योर स्मॉलर डोम ऑफ राइबोसोमल आरएनए। अगर इसको 2 पार्ट में से डिवाइड कर दिया जाए जस्ट सिखाने के लिए तुमको कि 70S राइबोसोम और 80S में क्या डिफरेंस होता है, तो ये कौन सा रहेगा आपके पास? 70S रहेगा। ये कौन सा रहेगा? 80S रहेगा। एक ही मैं दोनों बता देता हूँ तो थोड़ा क्लियर भी हो जाएगा आपको, है ना। ये अगर मैं 70S की बात कर रहा हूँ तो ये होते हैं 50S और ये कौन सा होता है? 30S। अब तुम बोलोगे सर 50 और 30 तो 80 होता है, बट 70 क्यों है? ये डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन से बनाया गया था तो इसलिए इसको यहाँ इतना कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे कितना रहेगा? दिस वन इज व्हाट? 60S एंड दिस वन इज व्हाट योर 40S। तो यूकैरियोट्स के केस में क्या रहेगा आपके पास? 60-40 है। प्रोकैरियोट्स के केस में क्या है आपके पास? 50 और 30 है। याद रखिएगा अब यहाँ पे अगर मैं 60S की बात करता हूँ तो किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है 28S rRNA से बना हुआ है ना। ये कितने का बना हुआ है? ये 5.8S rRNA का बना हुआ है और कहीं ना कहीं किससे बना हुआ है? 5S rRNA का बना हुआ है ना। और ये किसका बना हुआ है? ये बना हुआ है 18S rRNA से बना हुआ है, ठीक है। ये वाला किससे बना हुआ है? 16S rRNA से बना हुआ है। ये किससे बना हुआ है? दिस इज व्हाट? 23S rRNA, है ना। तो याद रखिएगा जो 23S rRNA होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? राइबोजाइम बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। यही क्या करता है आपके मतलब प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। 23S rRNA इज कॉल्ड राइबोजाइम। प्लीज इस चीज को क्या करिएगा आप लोग? याद रखिएगा, ठीक है। तो ये पहला कौन सा रहेगा आपके पास? राइबोसोमल आरएनए। जो आपके कितना परसेंट होता है किसी भी सेल में? नियर अबाउट कितना परसेंट है बेटा? ये 80% ऑफ क्या है आपके पास? जो राइबोसोम आरएनए है वो कौन सा आपके पास? राइबोसोमल आरएनए है। याद रखिएगा अगर मैं यूकैरियोट्स के केस में कहता हूं तो याद रखिएगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कौन? 1 कौन? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है आपका? आरआरएनए बनाता है ना। और यही चीज मैं प्रोकैरियोट्स में बात करूं तो सिर्फ कौन बनाता है? आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होता है जो सारे टाइप के आरएनए बनाता है। लेकिन हमारे पास जो यूकैरियोट्स है उसके पास क्या रहेगा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज 1 जो क्या करेगा आपका? 80S टाइप ऑफ राइबोसोम बनाएगा। नेक्स्ट बात आती है बेटा दूसरा आरएनए। हमारे पास जो दूसरा आरएनए जिसको हम बोलते हैं एमआरएनए। क्या बोलते हैं इसको? एमआरएनए कॉल्ड मैसेंजर। हम क्या बोलते हैं इसको? मैसेंजर आरएनए कहते हैं। कितना परसेंट होता है ये? नियर अबाउट 5%। सबसे कम ज्यादा का अगर कहा जाए सेल में कौन रहेगा तो आपके पास मैसेंजर आरएनए होता है जो आपके पास कुछ ऐसा दिखता है। दैट इज व्हाट योर 5' एंड दिस इज व्हाट योर 3', ठीक है। और इसी के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है बेटा? इसी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं कोडोन्स। यहाँ पे कौन प्रेजेंट होते हैं? कोडोन्स, ठीक है। तो ये कौन सा रहा आपके पास? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए को बनाने वाले पॉलीमरेज का नाम है डीएनए डिपेंडेंट, है ना, आरएनए पॉलीमरेज व्हाट 2। याद रहेगा
आप याद रखिएगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या बनाते हैं आपका एमआरएनए, एंड दैट एमआरएनए इज कॉल्ड व्हाट द मैसेंजर आरएनए। तीसरा पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं, थर्ड पार्ट इज कॉल्ड व्हाट, टीआरएनए। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, याद रखिएगा टीआरएनए। अच्छा बच्चों, बाती बातों में एक चीज मैं और बता दूं, आपके पास एक एक्सेप्शन केस है जिसको हम कहते हैं 5SR आरएनए। इसको कभी भी आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है ये इस चीज को नहीं बनाता है ना। सारे आरआरएनए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है कौन क्या बनाएगा, 18SR आरएनए बनाएगा, 28 बनाएगा, 5.8 बनाएगा, लेकिन क्या नहीं बनाएगा, वो 5SR आरएनए नहीं बनाएगा, क्योंकि 5SR आरएनए कौन बनाता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज 3 जो यहां आने वाला है। ठीक है, तो आपके पास जो टीआरएनए है दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफर, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, है ना। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, या फिर बेटा इसको हम लोग सॉल्यूबल आरएनए भी कहते हैं, है ना। याद रखिएगा इसको एसआरएनए भी कहा जाता है, दैट सॉल्यूबल आरएनए। अब नेक्स्ट चीज आती है, इसको और क्या कहा जाता है, इसको बेटा हम लोग एडाप्टर आरएनए भी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, एडाप्टर क्या बोलते हैं, ये आरएनए भी कहते हैं, है ना। ये एडाप्टर की तरह भी क्या करता है, ये काम करता है ना। और कहा जाए तो यहाँ पे जो टीआरएनए बनाता है वो टीआरएनए कैसा बनता है, तो थोड़ा उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। आपके पास क्या होता है, एक होता है 3D मॉडल, आपके पास क्या है यहाँ पे एक 3D मॉडल है जिसको हम कहते हैं क्लोवर लीफ मॉडल। कौन सा मॉडल है यहाँ पे, क्लोवर लीफ मॉडल। किसका फेमस है, आपके टीआरएनए का, दैट्स कॉल्ड व्हाट, ट्रांसफर आरएनए। जो कौन बना रहा है, 3 वाला, है ना। तो याद रखिएगा क्लोवर लीफ मॉडल कैसा दिखता है बेटा, ये टीआरएनए का, सी दिस इज द क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ व्हाट, टीआरएनए। ये कौन सा प्राइम है उसका, 5 प्राइम। ये कौन सा प्राइम है, 3 प्राइम। ये वाला आर्म कहलाता है DHU आर्म, ये वाला आर्म कहलाता है, दिस आर्म इज कॉल्ड TC आर्म, है ना। ये कहलाता है वेरिएबल लूप, ये कहलाता है वेरिएबल लूप और एक्स्ट्रा लूप, है ना। और यहाँ पे जो होता है आपके पास को बोलते हैं एंटी कोडोन, है ना। याद रखिएगा एंटी कोडोन लूप। तो यहाँ पे आपके पास एक है DHU आर्म, ये कौन सा होता है आपके पास, TC आर्म। यहाँ पे होता है ये वाला केस, ये 3 प्राइम जो होता है इसको बोलते हैं अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट। क्या बोलते हैं इसको, अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट कहा जाता है। तो दिस इज नथिंग बट द क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ व्हाट, टीआरएनए, है ना। कैसा है ये, टीआरएनए। और अगर हम टीआरएनए की बात करते हैं बच्चों, तो याद रखिएगा टीआरएनए में देयर इज 2D मॉडल। कैसा मॉडल रहेगा, 2D मॉडल है। 2D मॉडल कैसा रहता है इसका, इसका रहता है इन्वर्टेड एल शेप। कैसा शेप है इसका, कैसा रहेगा ये, इन्वर्टेड एल शेप्ड। कौन सा रहेगा यहाँ पे, इन्वर्टेड एल शेप क्या रहेगा आपके पास, 2D मॉडल ऑफ टीआरएनए, है ना। तो ये आपके और याद रखिएगा आपके पास जैसे यहाँ पे कर रहा था डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमर आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या बनाया, आरआरएनए बनाया। यहाँ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा। वैसे ही यहाँ पे आपके पास डीएनए डिपेंडेंट व्हाट, आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या बनाएगा बच्चों, याद रखना डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या बनाएगा, तो याद रखना ये क्या क्या बनाता है, ये बनाता है टीआरएनए, ये बनाता है एसएनआरएनए जिसको हम कहते हैं स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, इसको बोलते हैं स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ये भी बनाता है, इसको हम स्प्लाइसियोसोम्स भी कहते हैं। उसके बाद आपके पास 5SR आरएनए, कौन यहाँ पे 5SR आरएनए जो होता है ये भी बच्चा क्या बनाता है, आपके पास जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज 3 था ये बनाता है। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज 3 कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या बनाता है, 5SR आरएनए ये बनाता है, ठीक है। एसएनआरएनए जिसको हम स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए कहते हैं वो यही बनाता है। टीआरएनए कौन बनाता है, ये बनाता है ना। और आपके पास जो एमआरएनए था वो कौन बनाता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज 2, ठीक है। तो ये सारे टाइप्स के आपके पास क्या हो गए, आरएनए हो गए। तो आरएनए की अगर हम बात करते हैं तो आरएनए कैन एक्ट एज कैटलिस्ट, है ना। इट कैन बी जेनेटिक, इट कैन बी नॉन जेनेटिक ऑल्सो। ये वाले जो आपके पास आरएनए दिख रहे हैं कितने टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स के हैं।
RRNA, mRNA, tRNA, है ना। RRNA क्या है आपके पास, राइबोसोमल RNA है। उसके दो पार्ट आ गए आपके। नीट का ये PYQ है बेटा, ये जो आपके पास 60-40 50-30 मैंने देके रखा हुआ है, कहीं ना कहीं पूछा गया है। अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स के भी केस में, तो यूकैरियोट्स के केस में भी 70S राइबोसोम होता है। अगर आप अच्छे से देखें तो आपके राइबोसोम जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया वाला राइबोसोम कैसा है, 70S है। क्लोरोप्लास्ट वाला अगर आपके पास क्या है राइबोसोम में, वो भी कैसा है, 70S है। मतलब यूकैरियोट्स के केस में जो साइटोप्लाज्मिक आपके पास राइबोसोम है दैट आर 80S, और जो ऑर्गेनेलीज के अंदर है वो कैसे रहेंगे आपके पास, 70S। ठीक है। स्वेडबर्ग नाम का क्या था साइंटिस्ट है, जिन्होंने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन से इसका नंबर नोट किया था। और नेक्स्ट पार्ट रहता है कि आपको याद रखिए जॉर्ज पैलेड नाम के साइंटिस्ट है, जिन्होंने क्या किया था, राइबोसोम को डिस्कवर किया था। ठीक है। और याद रखिएगा ये जो दोनों मॉलिक्यूल हैं आपके पास, स्मॉलर डॉम एंड लार्जर डॉम, ये दोनों किससे अटैच होते हैं, ये अटैच होते हैं Mg2+ से। ठीक है। तो दिस इज द RNA वर्ल्ड। कहा गया कि RNA से ही क्या बना है, याद रखिएगा RNA से ही क्या बना है, कहीं ना कहीं आगे चल के क्या हुआ है, म्यूटेशन हुए हैं। RNA में क्या हुए हैं, म्यूटेशन हुए हैं, और आज क्या बना है, DNA बना है। तो DNA को बनाने वाला भी कौन है, कहीं ना कहीं आपका RNA है। तो RNA इज व्हाट, वेरी अनस्टेबल। कैसा रहेगा, अनस्टेबल, ड्यू टू व्हाट, हाई रेट ऑफ म्यूटेशंस। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो दिस इज व्हाट योर RNA वर्ल्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम लोग पढ़ेंगे आपका ट्रांसक्रिप्शन। तो फिलहाल अभी मैंने बता दिया है कि आपके पास जो प्रोकैरियोटिक DNA हो, प्रोकैरियोटिक जो आपके पास RNA हो गए, तो RNA पॉलीमरेज जो क्या करेगा, ये तीनों टाइप के RNA बना देगा। rRNA भी बना देगा प्रोकैरियोट्स में, mRNA भी बना देगा प्रोकैरियोट्स में, और क्या बना देगा, tRNA बना देगा। लेकिन यही चीज आप देख रहे हो किसमें, यूकैरियोट्स में क्या रहेगा, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज 1 rRNA बनाएगा, 2 वाला mRNA बनाएगा, एंड 3 वाला क्या बनाएगा, tRNA बनाएगा। ठीक है। जबकि आपके पास प्रोकैरियोटिक में RNA बनाने के लिए आपके पास क्या है, RNA पॉलीमरेज है, और एक ही RNA पॉलीमरेज क्या बनाएगा, तीनों टाइप के RNA एक साथ बना देगा। तो इनके लिए थोड़ा सा ईजी होता है, हमारे लिए थोड़ा सा कैसा होता है, कॉम्प्लिकेट होता है, बिकॉज ऑफ मल्टीसेलुलरिटी एंड यूनिसेलुलरिटी। ये सारी चीज़ें आपके पास मैटर करती हैं। ठीक है। तो होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, है ना। आपने अच्छे से वीडियो को देखा होगा। अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। बाकी वीडियो से जुड़े रहिए, जितना हो सके आप क्लासेस को अटेंड करिए, कहीं ना कहीं आपको इससे बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, है ना। चलिए, थैंक यू।